नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। कई लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। जो लोग लापता हैं उनकी तलाश भी जारी है। जहां आवागमन के रास्ते कट गए हैं, वहां भोजन और जरूरी सामानों की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। भारी बारिश के कारण से सभी हमारी नदियां, सभी हमारे बरसाती नाले सभी उफान पर थे और अपनी क्षमता से कई गुना ज़्यादा उनका जल स्तर बढ़ गया था। उसके कारण से तमाम सारे जो सड़क मार्ग हैं वो पूरे के पूरे बह गए थे और साथ में जो कई पुल हैं, पुल भी क्षतिग्रस्त हो गए, मकान भी बह गए, मलबा आ गया, घरों में मलबा आ गया, पानी आ गया। तमाम लोग घायल हुए हैं। बहुत सारे लोगों को, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। तमाम लोग अभी लापता हैं, उनकी खोज जारी है। इसके साथ साथ अभी हमारी पहली प्राथमिकता है कि लोगों का जनजीवन सामान्य हो, लोगों को ठीक प्रकार से, जो घायल हैं उनका इलाज हो, जो गायब हैं उनकी खोज पूरी हो और भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो। जो संपर्क मार्ग कट गए हैं उन संपर्क मार्गों को जल्दी से जल्दी खोला जाए, उस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। जो पुल बह गए हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि आवागमन सुचारू रूप से हो पाए, कनेक्टिविटी बन पाए। इस दिशा में लगातार काम हो रहा है और जेसीबीयां तैनात की गई हैं, पोकलैंड लगाई गई हैं। साथ में जो नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया है उनको फिर से चैनलाइज करने के लिए पोकलैंड इत्यादि उतारी जा रही है, उस पर काम चल रहा है और पूरा प्रयास है। काफ़ी नुकसान हुआ है, जल्दी से जल्दी स्थितियां सामान्य हों, फिर से लोग जो है पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आए। सभी लोग इसमें लगे हुए हैं और मैं भी स्वयं सब चीज़ों की देखरेख स्वयं कर रहा हूं, सभी की मॉनिटरिंग कर रहा हूं। सभी जिलाधिकारियों से, सभी पुलिस के अधिकारियों से, आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों से, सबसे बात कर रहा हूं। हमारे जनप्रतिनिधियों से भी बात कर रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि भी सभी जगह लगे हुए हैं, सभी लोग राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। हमारी कोशिश है कि वहीं उत्तराखंड सेवा अधीनस्थ चयन आयोग में हुए भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस लगातार उत्तराखंड सरकार पर हमलावर है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस घोटाले की सीबीआई जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हाई कोर्ट के सिटिंग जज से देखरेख में भर्ती घोटाले की जांच कराने की मांग सरकार से की है। शनिवार को हरीश रावत और यशपाल आर्य ने बेरोजगारी के विरोध में हरिद्वार के भगत सिंह चौक से लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में कांग्रेस विधायक रवि बहादुर, ममता राकेश और अनुपमा रावत समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। एक भाजपा से जुड़े हुए बहुत प्रभावशाली व्यक्ति को, जो जिला पंचायत सदस्य, उनको पकड़ा गया है और भी बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं। तो इसकी जांच भी की जाए, लेकिन जिन नौजवानों ने इम्तिहान दिया है उनके हितों को सुरक्षित भी किया जाए। और हमारा आग्रह है कि अंतिम व्यक्ति इसमें, जो चाहे कितने ही शीर्ष का व्यक्ति क्यों न हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको जो है पकड़ा जाना चाहिए, उसको जेल में स्थान दिया जाए। यदि सीबीआई जांच की आवश्यकता है, सीबीआई की जांच करें। हम सरकार से हम चाहते हैं, मुख्यमंत्री को हम पूरी ताकत से मुख्यमंत्री से कहेंगे कि जो है, जो भी जिस तरीके से भी दोषी पकड़े जा सकते हैं, जो भी दोषी है, जो भी संलिप्त लोग हैं, उनको पकड़ें और पूरी शक्ति का इस्तेमाल करें। इनको कानून बनाना चाहिए, लाएं असेंबली में और इसको पेश करें। हम समर्थन करेंगे, हम सहयोग करेंगे और कानून बनने के बाद तभी यहाँ के नौजवानों को औद्योगिक इकाइयों में, स्थानीय औद्योगिक इकाइयों में रोजगार मिल जाएगा, मिल पाएगा। बहुत बड़ा घोटाला है, वो मोहरा है। और हमारा कहना है कि जो हमारे हाईकोर्ट के सिटिंग जज हैं, उनकी देखरेख में जांच होनी चाहिए और नहीं तो यह जो आज इन्होंने एसआईटी का गठन किया है, मेरा मानना है कि इससे ज़्यादा उम्मीद।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़कों का डामरीकरण के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है। जो सड़कें पहले 5 साल पर रिपेयरिंग होती थी, अब वही सड़कें 6 महीने में ही जवाब दे रही हैं। वहीं दर्जनों ग्राम प्रधान और पार्षद पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कालाढूंगी क्षेत्र के विधायक बंशीधर भगत के आवास पर धमक गए। नाराज जनप्रतिनिधियों ने विधायक से कहा कि खस्ताहाल सड़कों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। इस दौरान विधायक बंशीधर भगत ने खस्ताहाल सड़कों के मामले को सीएम पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में लाने और जरूरत पड़ने पर उच्च स्तरीय जांच कराने का भरोसा दिया है। ये ग्रामीणों का आज ज्ञापन बन रहा है, अभी दिया नहीं, मुझे भी औरों के दस्तखत होने हैं। आज इतने ग्राम प्रधान यहाँ आए थे, इन लोगों का यही कहना है कि पहले 7 साल में सड़क की रिपेयरिंग होती थी, फिर 5 साल हो गया, लेकिन अब अनर्थ ये है कि अब तो 6 महीने में उखड़ जा रही, साल भर में उखड़ जा रही। इसके लिए हम चाहते हैं कि अगर ये ज्ञापन देते हैं कल को परसों को, तो फिर हम मुख्यमंत्री से ज्ञापन देके एक बड़ी एजेंसी से इसकी जांच कराएंगे। बात करी जाए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लगातार योजनाएं तो निकाली जाती हैं, लेकिन धरातल में उन योजनाओं का कमीशन खोरी के चलते नाश होते जा रहा है। नहीं, जहाँ गड़बड़ हो रही है, अब देखिए नकल में पेपर लीक हुआ तो कई लोग पकड़े गए और मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो उसको हम बख्शेंगे। तो उन्होंने कहा है, उस पर कार्रवाई हो रही। अब एकदम से कोई परिणाम आने में टाइम लगता है, एक अच्छा वातावरण बना है, टाइम लगेगा लेकिन अच्छा परिणाम आएगा। देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा क्षेत्र में लगातार आदरणीय हमारे विधायक बंशीधर भगत जी के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में और अपना जो नगर निगम का नवनिर्मित क्षेत्र है उसमें सड़कें बन रही हैं, लेकिन कुछ शिकायतें लगातार काफ़ी दिनों से हम लोगों को भी और जनप्रतिनिधि लोगों को भी, जनप्रतिनिधि भी हमसे भी कहते हैं कि भाई हमारी रोडें जो हैं जो बनी हैं और एकदम उखड़ जा रही हैं। तो हमने उसका संज्ञान लेकर माननीय विधायक जी को भी एक ज्ञापन बना रहे हैं सभी लोगों के, उसमें हम लोग हस्ताक्षर करवा के अभी कुछ दिनों में 1-2 दिन में हम उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर हम इस ज्ञापन देने वाले हैं, जिससे क्षेत्र की सड़कें हैं वो आए दिन लगातार बनने के बाद कुछ ही दिनों बाद वो खराब हो जा रही हैं। ऐसा संज्ञान लेकर उनकी गुणवत्ता की जांच कराकर, हमारा ये मानना है कि उसकी गुणवत्ता की जांच कर माननीय मुख्यमंत्री उस पर संज्ञान लेकर अधिकारियों के खिलाफ और निर्माण एजेंसी के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे, ऐसा हमारा ज्ञापन में लिखा गया। बात करी जाए, कहीं ना कहीं ये कमीशन खोरी का खेल नहीं चल रहा है, जिसके चलते रोडों में, क्योंकि प्रशासन द्वारा तो विभाग द्वारा तो योजनाएं निकाली जाती है, लेकिन उन योजनाओं का धरातल में काम कुछ नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, काम तो हो रहे हैं, काम तो लगातार चल रहे हैं। अब कमीशन खोरी का वो तो हमारे संज्ञान में है नहीं। ऐसा जो हम अब आज ज्ञापन दे रहे हैं उसमें वही बात है। उत्तराखंड के जसपुर में एसएसपी के आदेश पर जिले भर में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस समय समय पर कार्रवाई भी कर रही है। इसी कड़ी में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नारायणपुर गांव में एक महिला को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही स्मैक बेचकर आई रकम को भी बरामद कर लिया गया है। वहीं एएसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि सूचना पर एक महिला को लगभग 20 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। महिला और इसका पुत्र दोनों ही स्मैक का कारोबार करते हैं, जबकि पुत्र मौके से फरार हो गया। पकड़ी गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 लाख रुपए बताई जा रही है। जितने भी लोग जो नशे का व्यापार कर रहे हैं और इसमें संलिप्त हैं, इनके विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है और जिसके तहत गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। इसी संदर्भ में कल भी जो है इस अभियान के तहत एक महिला को 20.45 ग्राम स्मैक, लगभग इतनी स्मैक थी, उसमें बरामदगी हुई है और उसको गिरफ्तार किया गया है। महिला और उसका पुत्र ये इसका कारोबार करते हैं और पुत्र फरार हो गया और एक जो बाइक है इनकी, जिससे वो उससे लाते हैं ठाकुरद्वारा और बाकी क्षेत्रों से, उस का व्यापार करते हैं। इससे उनकी लगातार काफ़ी कमाई भी हो रही है, उनके द्वारा पूछताछ में बताया गया। तो इसमें महिला को गिरफ्तार कर लिया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। पकड़ी गई स्मैक है लगभग 2 लाख के लगभग इसका मूल्य होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में या इस तरह से
होगा तो उसमें इसका 2 लाख से अधिक मूल्य है। और ये महिला जो थी, ये इसका पुत्र छोटी छोटी बिड बनाकर जो 300 रुपये की प्रति बिड के हिसाब से इसको बेचते थे और एक बड़ी मात्रा में ठाकुरद्वारा से लाते हैं, इनके द्वारा बताया गया। इस संदर्भ में भी हमने पूछताछ की और बाकी जो जहाँ से ला रहे हैं उसमें हम विवेचना में लाएंगे और वहाँ भी जो मेन जो इसमें विक्रेता है वहाँ का जो स्टॉक रखता है और बेचता है इनको, ये जो पैडलर का काम करते हैं, तो उनके उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज के दुर्गापुर बीट में जंगल में वन विभाग ने 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से प्रतिबंधित जीव का मांस और एक कुल्हाड़ी भी बरामद की गई है। वहीं वन विभाग ने अभियुक्तों पर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। वन क्षेत्राधिकारी पतरामपुर राजकुमार सिंह ने पूरे मामले की जानकारी दी है। कल शाम हमें सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग दुर्गापुर बीट के कंपार्टमेंट 32 में गए हैं। बाइकों से कुछ लोग घुसने की सूचना थी, तो उस पर हमारी टीम ने वहाँ पे जो है सर्च प्रारंभ किया। तो हमें 2 मोटरसाइकिलों पे 3 व्यक्ति जो है जंगल के अंदर दिखाई दिए। उनको जो है दबिश दे के पकड़ा गया तथा उनकी जब तलाशी ली गई तो उनके पास से 3 थैलों में सुअर का मीट, सुअर का जो कटा हुआ मांस था वो बरामद हुआ। उसके साथ साथ उनके पास से एक कुल्हाड़ी बरामद हुई है और 2 मोटरसाइकिलें उनके पास से हमें प्राप्त हुई हैं। जब हमने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपना नाम राजू सिंह पुत्र काला सिंह, मंगत सिंह पुत्र बूटा सिंह, धर्मेंद्र सिंह उर्फ बब्बू पुत्र बचन सिंह, ये तीनों भोगपुर डैम के निवासी है, ये इन्होंने हमें बताया। और इन्होंने हमें ये जानकारी दी कि इन्होंने जो है सुअर का, जंगली सुअर का जो है शिकार किया है और जिसे इन्होंने आपस में बांट के ये वहाँ से भागने की तैयारी में थे। हमारी ओर से वन अधिनियम 1927 के धारा 26 के अंतर्गत और धारा 52 के अंतर्गत इनकी जो है सीजर की कार्रवाई की गई है। जो मटेरियल इनके पास से मिला है, बाइकें या अन्य सामान, उसके साथ साथ ही जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 यथा संशोधित 2006 की धारा 2, 9 और 43, 50 और 51 के तहत जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। वहीं उत्तराखंड सरकार राज्य के नौनिहालों को बेहतर शिक्षा देने का दावा कर रही है, लेकिन अल्मोड़ा जनपद के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी के चलते शिक्षण कार्य बाधित है। अल्मोड़ा के शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रधानाचार्य की स्वीकृत 166 पदों के सापेक्ष 28 कार्यरत हैं और 138 पद रिक्त हैं। वहीं प्रवक्ता पद के कुल 1526 के सापेक्ष 840 कार्यरत हैं, जबकि 686 पद रिक्त पड़े हैं। अल टीम के कुल पद 2005 स्वीकृत पद के सापेक्ष 1613 कार्यरत हैं और 393 पद रिक्त पड़े हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ सकता है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा कि रिक्त पदों पर शासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा विभाग में जो पदों की स्थिति है, तो प्रधानाचार्य जो सामान्य शाखा है इसमें 145 स्वीकृत पद हैं, जिसके अगेंस्ट हमारे पास केवल कार्यरत 23 हैं और 122 पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसे प्रधानाचार्य जो महिला शाखा है उसमें भी स्वीकृत 21 पद हैं, मात्र 5 लोग कार्यरत हैं और 16 पद रिक्त चल रहे हैं। प्रधानाध्यापक जो हाई स्कूल के हैं उनमें सामान्य शाखा में 83 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 13 कार्य कर रहे हैं, 70 पद रिक्त चल रहे हैं। प्रधानाध्यापक महिला शाखा में जो हाई स्कूल के प्रधानाचार्य हैं उनमें स्वीकृत 14 पद हैं, कार्यरत 2 हैं और 12 पद अभी भी रिक्त चल रहे हैं। प्रवक्ता की स्थिति जो है, प्रवक्ता सामान्य शाखा में 1333 पद यहाँ पे स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष मात्र 717 कार्यरत हैं और 616 पद रिक्त चल रहे हैं। इनमें 345 हमारे पास गेस्ट टीचर भी हैं और कुल जो हमारे पास रिक्त पद हैं 271 के आज भी प्रवक्ता सामान्य शाखा के पद रिक्त चल रहे हैं। महिला शाखा में 193 सृजित पद के सापेक्ष 123 कार्यरत हैं, जिसमें 17 पद रिक्त हैं और 18 गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं। तो कुल जो रिक्त पद हैं वो 52 पद प्रवक्ता के रिक्त चल रहे हैं महिला शाखा के।
LT सामान्य शाखा में जो है इसमें 1716 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष 1377 लोग कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के राजकीय इंटर कॉलेज गोदली में शिक्षकों और 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन का मामला सामने आया है। विधायक राजेंद्र भंडारी और जिला शिक्षा अधिकारी के लिखित आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ। वहीं क्षेत्रीय जनता का कहना है कि यदि लिखित आश्वासन के बाद भी शिक्षा विभाग तैनाती नहीं करेगा तो एक विशाल आंदोलन देहरादून में शिक्षा मंत्री के आवास पर किया जाएगा। वहीं देहरादून में 20वें उत्तराखंड राज्य सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 का समापन हुआ। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता का आयोजन 17 अगस्त से किया गया था, जिसका आज समापन हुआ। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। खेल मंत्री रेखा आर्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज के समय में उत्तराखंड के खिलाड़ी प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के खिलाड़ी अपने संकल्प, इच्छा शक्ति और परिश्रम के दम पर अच्छे मुकाम को हासिल कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इस समापन के अवसर पर मुझे आने का यहाँ पर मौका मिला है और निश्चित रूप से जो हमारे सीनियर्स हैं, निश्चित रूप से जो अंडर 18 हैं, उन सब बच्चों की आज प्रतियोगिताएं लगभग फाइनल की ओर पहुँची हैं और कई लोगों को प्राइज़ भी यहाँ पर आज मिले हैं। मैं समझती हूँ कि एसोसिएशन का ये एक अच्छा और सुखद प्रयास है। इससे कई मौके भी मिलते हैं, अवसर भी मिलते हैं और निश्चित रूप से बच्चों की प्रतिभा को निखार भी मिलता है और बच्चे फिर नेशनल और इंटरनेशनल के लिए प्रिपेयर भी होते हैं। मैं मानती हूँ कि निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को बहुत लाभ मिला होगा और मैं मानती हूँ कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए। देखिए, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है और उसको हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम लोग मनाते आए हैं और उस दिन जो है हम लोग अपने बिल्कुल ग्रामीण स्तर के हमारे जो न्याय पंचायत स्तर पे हमारे बच्चे हैं जिनके अंदर खेल प्रतिभाएं हैं, जो खेल का शौक रखते हैं, खेल के प्रति पैशनेट हैं, ऐसे बच्चों का चिन्हीकरण कर लिया गया है। लगभग 4,500 बच्चों को हम लोग उस दिन मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्दीमान उन्नयन योजना के तहत 1500 रुपये प्रति माह के हिसाब से हम लोग उनको स्कॉलरशिप यानी कि खेल छात्रवृत्ति देने जा रहे हैं। यह एक कोशिश है कि वो अपने लिए चाहे फुटबॉल हो, अपने लिए कोई और साधन संसाधन हो, वह उसको जुटा भी सके। यह कोशिश है कि उनके अभिभावक खेल के लिए उनको प्रोत्साहित कर सके। तो ये हमारी एक कोशिश है कि हम खेल नर्सरी को समय पर रहते हुए उनको हम तैयार करें, आने वाले समय के लिए स्टेट और नेशनल और इंटरनेशनल के लिए जाएं। तो ये इसकी वहीं कोटद्वार में चल रही अग्निपथ भर्ती में शामिल हो रहे युवाओं को निःशुल्क मोदी रसोई के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने भी युवाओं को भोजन वितरित किए। कोटद्वार के काशीरामपुर तल्ला पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में गढ़वाल सांसद की जिम्मेदारी संभाल रहे तीरथ सिंह रावत ने इस अवसर पर कहा कि उनकी सरकार युवाओं का भविष्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इसी के तहत अग्निपथ भर्ती योजना को लॉन्च किया गया है। ये हमारे जो नौजवान बेरोजगार हैं और जिनके मन में एक भाव है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, और उसको लेकर के आज पूरी तरह अपने को उन्होंने जिस दृढ़ता के साथ में भर्ती होने के लिए यहाँ आए हैं, मैं उनको पहली बात तो शुभकामनाएं देता हूँ और वो लोग अपने उसमें सफल हों, आगे बढ़ें। और निश्चित है कि उनके बारे में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह निर्णय हुआ कि उन भर्ती वालों को जब सेवा में वो जाएंगे उसके बाद भी उनको अन्य प्राइवेट व सरकारी उसमें प्राथमिकता दी। उत्तराखंड के हरिद्वार में सफाई कर्मियों को अब जान जोखिम में डालकर सीवरेज मैनहोल की सफाई नहीं करनी पड़ेगी। नालों की सफाई करते हुए कई सफाई कर्मियों की मौत दम घुटने से हो जाती थी। वहीं रोबोट के जरिए सीवरेज के मैनहोल की सफाई बहुत ही जल्द हो सकती है। इसे केरल के स्टार्टअप कंपनी की ओर से बनाया गया है।
आज इसका उद्घाटन पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक द्वारा किया गया है। जो हम सफाई करते थे उसके लिए व्यक्ति को, सफाई करने वाले कर्मचारी को अंदर जाना पड़ता था। इससे कई बार उनकी एक कैजुअलिटी होने का भी भय डर रहता था। आज हरिद्वार के लिए एक नई मशीन हमें प्राप्त हुई है। इस मशीन को हमने आज से विधिवत रूप से सौंपा है। इस मशीन के माध्यम से अब किसी भी सीवर के बड़े उसमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तो मशीन के माध्यम से देखते हुए उसकी सफाई वहीं से हो जाएगी। एक बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग अब यहाँ होगा। ये हमने, आप सब जानते हैं, मैनुअल्स होते हैं हमारे यहाँ पे, जो गड्ढे होते हैं, चेंबर होते हैं, सीवर के गड्ढे होते हैं, और उसमें आज भी ये दशा है देश की कि इंसान को खुद उतरना पड़ता है, और जिसे मैनुअल स्कैवेंजिंग बोलते हैं। तो जो सीवर होता है वो इंसान खुद ही साफ़ करता है। तो ये जो प्रथा है या फिर ये जो हमारा नेसेसरी रिक्वायरमेंट होता है या नेसेसरी ईविल होता है, इसको ख़त्म करने के लिए हमने इस मशीन को प्रोक्योर किया है। ये मशीन खुद ही ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट भी करती है और ये मैनुअली भी ऑपरेट कर सकती है। तो अब किसी भी इंसान को मैनहोल के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस मशीन का प्रोक्योरमेंट हमने CSR के माध्यम से किया है। ONGC का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी वजह से ये मशीन आई। साथ में ही ये जो मशीन के निर्माता हैं जेने रोबोटिक्स वाले, जिन्होंने ये मशीन बनाई है जिसका नाम है बैंडीकूट, तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी अच्छी पहल रही है। देश में कुछ ऐसे शहर हैं, कुछ ऐसे नगर निगम हैं जहाँ पे ऑलरेडी ये मशीन इंस्टॉल्ड है। वहीं से हमने प्रेरणा ली, वहाँ से हमने फीडबैक भी लिया किस तरह से मशीन काम कर रही है, और उसके बाद हमने सोचा इसे हरिद्वार में भी इंस्टॉल कराया जाना बहुत आवश्यक है। अभी ये जो मशीन है, मैं समझता हूँ करीब 1500 से 2000 मैनहोल्स ये आराम से फंक्शन कर पाएगी। 1500 से 2000 मैनहोल के लिए अगर उसमें हमारे यहाँ पे हरिद्वार में भी ये सक्सेसफुल होती है तो और ज़्यादा यहाँ मशीन्स का हम प्रोक्योरमेंट करेंगे। ये बैंडीकूट नाम एक रोबोटिक मशीन है। इसका मेजर काम सैनिटेशन वर्कर्स को लाइफ चेंज करने वाले हैं। तो ये पे हमारा पहले मिशन है उत्तराखंड पे, हरिद्वार में पहले मिशन लॉन्च करना है। हमारा एयर मशीन इंडिया में 16 स्टेट्स में काम कर रही है, और इसका मेजर यूज़ क्योंकि एक ही मैनुअल स्कैवेंजिंग एलिमिनेट करने वाले हैं। और वहीं उत्तराखंड के अपर सचिव नितिन भदौरिया ने दुग्ध संघ लालकुआ पहुंचकर निरीक्षण किए। साथ ही लालकुआ दुग्ध संघ द्वारा बनाए जा रहे दूध के उत्पादों के प्लांट में स्थलीय निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सचिव नितिन भदौरिया ने कहा कि दुग्ध संघ प्रदेश में नंबर 1 होने के साथ ही जल्द देश में इसकी पहचान होगी। में गए उनको हम लोग ऑटोमाइजेशन का जो हमारा सबसे बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट हम लोग चाह रहे हैं कि सर्वप्रथम यहीं पे से शुरुआत कर सकें। तो उसकी हम लोग भारत सरकार में जो हमारा प्रोजेक्ट गया उसके लिए हम लोगों ने कहीं ना कहीं प्रयासरत भी हैं, और उससे मुझे लगता है कि हमारी जितना वॉल्यूम में प्रोसेसिंग हमारी हो रही है, जितने प्रोडक्ट हो रहे हैं, उन प्रोडक्टों को हम लोग और भी बढ़ावा दे सकेंगे। तो आज ये विज़िट कहीं ना कहीं उसी कड़ी का एक हिस्सा है, और बहुत ही जल्द मुझे लगता है कि नैनीताल का हमारा कहीं ना कहीं देश में मुझे लगता है विश्व रिकॉग्निशन मिलेगा। प्रदेश में तो ऑलरेडी ही नंबर 1 प्लांट पे है, और हम लोग ये देखेंगे जिस हिसाब से यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे ही हमारा प्लांट लग जाता है तो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का प्रदेश की जनता को वादा कर रही है। वहीं अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज संचालित होने के बावजूद भी सरकारी अस्पताल सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त नहीं किया गया तो स्वास्थ्य के मुद्दे को जनता सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। लेकिन वर्तमान सरकार ने मान्यता तो दे दी है मेडिकल कॉलेज को, लेकिन अभी भी बहुत सारी फैकल्टियाँ आ गई हैं। जो फैकल्टीज़ आ गई हैं उनमें कई ऐसे हैं, कई हमारे चिकित्सक हैं जो तनख्वाह तो यहाँ से ले रहे हैं, लेकिन हल्द्वानी अपना रह रहे हैं और वहीं पे अपना संचालन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी अनियमितताएँ हैं। हमारे जो वेंटिलेटर पड़े हैं वेंटिलेटर संचालित नहीं हो पा रहे हैं उनके टेक्नीशियन के अभाव में। उसके साथ साथ
अन्य जितनी भी चीज़ें उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही। तो मैं समझता हूँ कि सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है, संवेदनशील नहीं है और स्वास्थ्य जैसा जो महकमा है उसके प्रति संवेदनशील नहीं दिखाई दे रही है। और हमारी मांग है सरकार से कि तत्काल जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर चिकित्सकों की पूर्ति की जाए, सारे उपकरण हैं उनके अनुसार वहाँ पर विशेषज्ञ रखे जाएँ और उसके साथ साथ जो एक ये रिफर सेंटर बन गया, आज बड़ा दुख होता है, आज बड़ा कष्ट का विषय है कि आज ये हमारा जो पर्वतीय हमारे चिकित्सालय हैं, चाहे वो हमारे प्राथमिक हों, चाहे हमारे CSC सेंटर हों, चाहे हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हों, चाहे हमारे जिला चिकित्सालय हैं, चाहे आज मेडिकल कॉलेज है, ये सारे रिफर सेंटर के रूप में रह गए। तो ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है और इससे आम व्यक्ति परेशान है और हमारे सरकार को चेतावनी है, अगर शीघ्र ही स्वास्थ्य की जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अगर शीघ्र इसको व्यवस्थित नहीं किया गया तो सरकार कांग्रेस। वहीं हल्द्वानी के हल्दू चौड़ में बन रहा 30 बेड का अस्पताल 8 वर्षों में भी स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर नहीं किया गया, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा की जा रही सारी घोषणाएं खोखली नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि 19 जून 2015 को इस अस्पताल के लिए धन आवंटन हुआ था और 2 सितंबर 2016 का शिलान्यास किया गया, लेकिन 2 सरकारें बदल जाने के बाद भी गरीबों के लिए बनाए जा रहे इस अस्पताल को अभी तक स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर नहीं किया जा सका। वहीं इस मामले में लालकुआं के विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट का कहना है कि 2 बार निर्माण दायी संस्थान ब्रिडकुल को चेतावनी दी जा चुकी है कि अस्पताल का काम अंतिम चरण में है, जल्द ही सभी आवश्यक सुविधाएं जुटाकर अस्पताल को आम लोगों के लिए खोला जाए। वाले में तो पूर्ण रफ्तार से कार्य चल रहा है और मैं लगातार उसके निर्माण पर भी नज़र रखे हुए हूँ। हल्दी चौड़ में जहाँ तक वहाँ निश्चित रूप से और जो है मैं इसमें उनको कई बार कह भी चुका हूँ और चेतावनी दी जा चुकी है। इवन उनको जो ब्रिडकुल एजेंसी है, निर्माण एजेंसी जो है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है और अब लगभग कार्य पूर्ण हो गया है। अब उनको हमें उसमें अवस्थापनाएँ सुविधाएँ जुटानी है। जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अन्य स्टाफ हैं और जो चाहे वो एक्सरे मशीन हो, चाहे अन्य जो मशीन्स हैं, चाहे अन्य अस्पताल के उपकरण, कुर्सी मेज से लेकर अन्य चीज़ें जो भी हैं, क्योंकि 30 बेड का अस्पताल है तो सभी, तो उसके लिए कार्रवाई गतिमान है और निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। और वहाँ बिल्कुल जो निर्माण एजेंसी है उसके द्वारा 2 दफ़े हमको और स्वास्थ्य विभाग को ये कहा गया है कि हमारा कार्य पूर्ण हो गया है और आप लोग इसका हस्तांतरण लें, इसका वो ट्रांसफ़र करने को तैयार है। लेकिन जब हमारे द्वारा मौके पे मुआयना किया गया तो कई छोटी मोटी कुछ कमियां पाई गई, उनको उसको भी पूर्ण करने के लिए कहा गया है और वो लगभग पूर्ण होने की स्थिति में होंगी। तो जैसे ही यहाँ पर वहीं निर्माण कार्यों में रॉयल्टी के नियमों के किए गए बदलाव और बढ़ी हुई GST के विरोध में थराली ठेकेदार संघ ने लोक निर्माण विभाग ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इसके बाद ठेकेदार नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर में पहुंचे, जहां से SDM के माध्यम से CM को ज्ञापन भेजते हुए नियम और बढ़ी हुई GST की दरों को वापस लेने की मांग की। ठेकेदार संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार जल्द से जल्द ठेकेदारों की मांग को पूरा नहीं करेगी तो ठेकेदार अपने आंदोलन को उग्र करेंगे और सड़कों पर उतरकर लोगों से अपील करेंगे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करेंगे। हमारे द्वारा या पूरे संगठन के द्वारा ये बार बार सरकार को चेताने की कोशिश की गई है कि ये काला कानून है और इसको कहीं ना कहीं ये ठेकेदारों के ऊपर एक कुठाराघात है, इसको वापस ले लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये कहीं से भी कहीं तक न्याय संगत नहीं है। जब ठेकेदारों की रॉयल्टी जो है कि विभाग द्वारा उसका मेजरमेंट करके उनसे ले ली जाती है तो ठेकेदार कहाँ चोरी कर रहा है, कहाँ ठेकेदार कहीं ना कहीं जो जिस टाइप की बात कर रहे हैं, प्रपत्र 11-11 की बात कर रहे हैं, जे की बात कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता कहाँ पड़ जाती है। जब विभाग स्वयं कटौती करके, रॉयल्टी की कटौती करके ठेकेदार को भुगतान करता है तो ठेकेदार कहाँ उसका चोरी कर रहा है। तो सरकार को पुनः अभी 3 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है, हम लोग सारे लोग आंदोलनरत हैं और अभी तक कोई इस टाइप का ठोस निर्देश सरकार द्वारा कोई जारी नहीं किया गया है और जो भी अभी प्रेस विज्ञप्ति इनके द्वारा जारी की गई थी उसमें भी घुमा फिरा करके फिर पुनः वही उन्हीं प्रपत्रों को लेकर के देने की बात कही गई है।
तो लिहाजा ये कहीं ना कहीं ठेकेदारों के साथ छलावा किया जा रहा है। मैं बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि विगत 3 सप्ताह से पूरे प्रदेश में सारे ठेकेदार यूनियन, ठेकेदार के जितने पदाधिकारी हैं, सारे लोगों के साथ जो अन्याय रॉयल्टी का जो मामला सरकार ने थोपा है उसके खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। और हम इतना प्रशासन को बता देना चाहते हैं कि सारे ठेकेदारों ने आपस में ये सोच लिया है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, चाहे हमको किसी भी रूप में किसी भी हद तक आंदोलन को ले जाना पड़ेगा, हम इसको ले जाएंगे और इस काले कानून को किसी भी हालत में वापस करवाएंगे। पिछले 3 सप्ताह से रॉयल्टी के काले कानून के खिलाफ आंदोलनरत है पूरे प्रदेश में। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि क्षेत्र में सुप्रसिद्ध लोकजात शुरू होने वाली है और ठेकेदारों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी गई, हम सभी प्रकार के सभी विभागों में पूरे कार्यों का बहिष्कार करेंगे। वहाँ जितने भी जेसीबी लगे हैं उनको हटाएंगे। कोई भी निर्माण कार्य कोई भी ठेकेदार नहीं करेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मानेगी। इसलिए हमारा निवेदन है सरकार से, यथाशीघ्र हमारी न्यायोचित मांगों पर जो है विचार कर इसको रॉयल्टी का कानून वापस लेकर जो रॉयल्टी के पूर्व में नियम थे उनको। तो फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।